नमस्कार। चलिए आज 15 फरवरी 2026 की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर गहराई से बात करते हैं। नमस्कार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला बड़ा बदलाव तो हमारी अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में ही हो गया है। जी, जीडीपी और आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। हाँ, तो इनके लिए जो आधार वर्ष था वो 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। अब ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है तो टेक्निकल, पर इसे ऐसे समझिए कि आप अपने घर के खर्च का हिसाब रख रहे हैं। ठीक है। 10 साल पहले आपकी शॉपिंग लिस्ट में जो चीजें थीं, आज वो पूरी तरह बदल गई होंगी। हाँ बिल्कुल। पहले शायद राशन और सब्जी पर ज्यादा खर्च होता था, आज शायद आपके बिल में ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल डेटा, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ये सब भी जुड़ गया है। अच्छा, तो आधार वर्ष बदलना मतलब अर्थव्यवस्था की नई शॉपिंग लिस्ट बनाना है? बिल्कुल ठीक वैसा ही है। 2011-12 के आधार वर्ष में डिजिटल पेमेंट्स या गिग इकोनॉमी जैसी चीजों का वजन बहुत कम था। या था ही नहीं। हाँ, लगभग। अब नया आधार वर्ष इन नए सेक्टर्स को सही वजन देगा। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि हमें पता चले कि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा हमारी सोच से कुछ अलग है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद सर्विस सेक्टर का योगदान हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा निकले। इससे आर्थिक विकास की ज्यादा सटीक और असली तस्वीर मिलती है। और सीपीआई का भी आधार वर्ष बदला है ना? जी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब 2023-24 हो गया है। यानी अब महंगाई भी हमारे आज के खर्च करने के तरीकों के हिसाब से मापी जाएगी। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की सेहत की बात। अब लोगों की सेहत पर आते हैं। एक बहुत अच्छी खबर है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1.811 हो गया है। और ये WHO के 1.1000 के मानक से काफी बेहतर है। जी, तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे मेडिकल कॉलेजों की संख्या में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जमीनी असर है। टेलीमेडिसिन का भी बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन है। ये सुधार ठीक उसी समय हो रहा है जब हम शिक्षा में AI को लाने की बात कर रहे हैं। आप भारत बोधन AI सम्मेलन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे जुड़ती हैं? सोचिए, हमारे पास अब डॉक्टर ज्यादा हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी दूर दराज के इलाकों में अब भी कमी है। सही बात है। यहीं पर AI एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भविष्य में AI डायग्नोस्टिक टूल्स इन नए डॉक्टरों के लिए एक सुपर असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बीमारियों को पहचानने में मदद। हाँ, जल्दी और सटीक तरीके से पहचानने में। तो एक तरफ हम डॉक्टरों की संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए तकनीक तैयार कर रहे हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब ये दोनों मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांति ला सकते हैं। उम्मीद तो यही है। चलिए अब एक और पैमाने की बात करते हैं जिसमें भारत की वैश्विक छवि दिखती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। इसमें भारत की रैंक 96 से सुधरकर 91 हो गई है। 5 पायदान का सुधार तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रैंक में सुधार निश्चित रूप से सकारात्मक है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। पर क्या? पर यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना होगा। क्या? हमारी रैंक तो 5 पायदान सुधरी, लेकिन हमारा स्कोर 100 में से सिर्फ 1 अंक बढ़ा है, 38 से 39। ओह अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि हम शायद थोड़ा बेहतर हुए, लेकिन कुछ दूसरे देश हमसे ज्यादा खराब हो गए। तो हमारी रिलेटिव रैंकिंग सुधर गई। बिल्कुल। स्कोर में सिर्फ 1 अंक की बढ़ोतरी ये साफ दिखाती है कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी बहुत लंबी है। रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है। मतलब जश्न मनाने के साथ साथ ये आंकड़ा हमें जमीनी हकीकत की भी याद दिलाता है। सही कहा। चलिए अब कुछ ऐसी पहलों की बात करते हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। दिल्ली सरकार लाडली योजना की जगह लखपति बिटिया योजना ला रही है। हाँ, ये योजना डिजाइन में तो काफी अच्छी लग रही है। इसमें सरकार किस्तों में 56,000 रुपए जमा करेगी, जो लड़की के बड़े होने पर ब्याज के साथ 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है। लेकिन ऐसी योजनाओं में अक्सर लागू करने में दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, असली परीक्षा वहीं होती है। योजना कागज पर बेहतरीन है, पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जाएगा, तो पारदर्शिता भी है। तो फिर चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि क्या ये योजना उन परिवारों तक पहुंच पाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं प्रशासनिक बाधाएं या जानकारी की कमी की वजह से योग्य लोग इसका फायदा उठाने से रह तो नहीं जाएंगे। मतलब इरादा नेक है, पर असर उसके क्रियान्वयन पर टिका है, हमेशा की तरह। इसी तरह की एक और जमीनी योजना मध्य प्रदेश के बालाघाट से शुरू हुई है।
दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। और ये भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। गेम चेंजर कैसे? देखिए, हमारे देश में एक बड़ी त्रासदी ये है कि भंडारण की सही सुविधा ना होने से हर साल लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये तो हम सुनते आए हैं। एक तरफ लोग भूखे हैं और दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है। ये योजना सहकारी समितियों के जरिए इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश है। तो इससे किसानों को सीधे तौर पर क्या फायदा होगा? 2 बड़े फायदे हैं। पहला, उनकी उपज बर्बाद नहीं होगी, और दूसरा, जब फसल कटती है तो दाम गिर जाते हैं। हाँ, क्योंकि बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है। बिल्कुल। तब किसानों को अपनी फसल सस्ते में बेचनी पड़ती है। अब वे अपनी उपज इन गोदामों में सुरक्षित रख सकेंगे और तब बेचेंगे जब उन्हें बेहतर दाम मिले। मतलब ये सीधे सीधे किसानों की आय बढ़ाने का एक तरीका है। जी। और मध्य प्रदेश का 2026 को कृषि वर्ष घोषित करना भी दिखाता है कि इस क्षेत्र पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। किसानों और बेटियों की बात के बाद अब उन लोगों की बात करते हैं जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला रहे हैं। अच्छा। पुदुचेरी के 2 नेत्र रोग विशेषज्ञों डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 मिला है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन देती है। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। जी। और ये इस बात का सबूत है कि भारतीय डॉक्टर्स सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवता की सेवा में कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हाँ, उनके काम ने हजारों लोगों को दोबारा दुनिया देखने का मौका दिया है। ये भारत की मेडिकल विशेषज्ञता को मिली वैश्विक मान्यता है। इन सभी जमीनी बदलावों से हटकर अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। मुंबई की म्यूजिकल रोड के बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मजाक है, सड़क पर संगीत। हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब ही लगता है। तो ये सच में है? बिल्कुल। मुंबई की छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर 500 मीटर का एक ऐसा हिस्सा बनाया गया है जिस पर आप 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। पर ये काम कैसे करता है और इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है या कुछ और भी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही चतुर इंजीनियरिंग है। सड़क पर खास तरीके से उभार बनाए गए हैं जिन्हें रंबल स्ट्रिप्स कहते हैं। से उन पर से गुजरते हैं तो जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो संगीत की धुन में बदल जाती है। वाह। इसका दोहरा मकसद है। एक, ये रफ्तार को नियंत्रित करने का एक मजेदार तरीका है जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है। और दूसरा ये कि ये पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण है। ये इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत संगम है। तो एक तरफ हम जमीन पर संगीत बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आदित्य पांड्या जैसे युवा आसमान की बुलंदियों को छूने की तैयारी में है। वो भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होता है? ये असली अंतरिक्ष यात्री से अलग है। हाँ, अलग है। एनालॉग मिशन का मतलब है पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी मुश्किल परिस्थितियां बनाना और उसमें रहकर ट्रेनिंग और रिसर्च करना। जैसे किसी रेगिस्तान में या किसी अंडर वाटर लैब में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जो मंगल ग्रह या स्पेस स्टेशन जैसा हो। आदित्य पांड्या ने ऐसी ही एक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। मतलब ये असली मिशन की एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है। बिल्कुल सही। ये भविष्य के असली अंतरिक्ष मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ये देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। सही कहा। अच्छा, तकनीक और प्रेरणा की इन बातों के बीच 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया गया। जी। इस साल की थीम मुझे बहुत दिलचस्प लगी। रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is a tool, not a voice। ये थीम तो आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। वो कैसे? ये दिखाती है कि रेडियो जैसा एक सदी पुराना पारंपरिक माध्यम भी AI जैसी नई तकनीक को अपना रहा है, शायद कंटेंट बनाने में या श्रोताओं के पैटर्न को समझने में। लेकिन थीम का दूसरा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि मानवीय आवाज, मानवीय जुड़ाव और संवेदना का कोई विकल्प नहीं है। तकनीक एक सहायक हो सकती है, लेकिन कहानी कहने वाला, भावनाओं को व्यक्त करने वाला हमेशा इंसानी रहेगा। ये परंपरा और भविष्य के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी संतुलन की बात हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में भी दिख रही है। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, अब इसकी 6 छंद गाना अनिवार्य होगा, जबकि पहले सिर्फ 2 गाए जाते थे। और इसमें समय भी ज्यादा लगेगा अब। जी, अब इसे गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड लगेंगे। और अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाए जाने तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हाँ,
यह हमारे एक राष्ट्रीय प्रतीक को और ज्यादा विस्तार और सम्मान देने की कोशिश है। प्रतीकों के सम्मान के साथ साथ खेल की भावना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप दिल्ली खेल महाकुंभ की बात कर रही हैं? जी, क्रिकेटर शिखर धवन को इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये एक बहुत अच्छी रणनीति है। जब शिखर धवन जैसा लोकप्रिय चेहरा किसी आयोजन से जुड़ता है तो युवाओं में उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। और इसका मकसद जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, फिट इंडिया मिशन का ही एक हिस्सा है ये। कोशिश ये है कि खेल सिर्फ पेशेवर खिलाड़ियों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बने। हमारी चर्चा के अंत में एक ऐसी खबर जो हमें हमारे वैश्विक जुड़ाव और साझा जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। चक्रवात गजानी की खबर। हाँ, इसने मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई है। जी, 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेडागास्कर, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसे चक्रवातों के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो ये घटना एक बार फिर हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों की याद दिलाती है। हाँ, और खास तौर पर द्वीपीय देशों पर उसके विनाशकारी असर की। तो ये थी 15 फरवरी से जुड़ी कुछ अहम बातें। अर्थव्यवस्था को मापने के नए पैमाने से लेकर मुंबई की म्यूजिकल रोड और मेडागास्कर में आई चक्रवात तक, हर खबर एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे 15 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, आदित्य पंड्या किस क्षेत्र से संबंधित है? आदित्य पंड्या इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।